नमस्कार दोस्तों, आपका अभ्युदय क्लासेस में हार्दिक अभिनंदन है। आज हम पॉलिटी का जो टॉपिक पढ़ेंगे वह रहेगा संविधान सभा। और इस टॉपिक को हम बेसिकली यूपीएससी का तो हमारा लेवल रहेगा ही रहेगा, और जितने भी फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस रहते हैं वह भी हम इसमें इंक्लूड कर लेंगे। कॉन्सेप्ट के साथ साथ फैक्ट को भी बिल्ड करते चलेंगे, जिसका लाभ क्या मिलेगा। देखिए, यदि मैं बात करूं यूपी पीसीएस के, यूपी में किसी एग्जाम की या राजस्थान में किसी एग्जाम की, या रीट करके जो एग्जाम होता है उसमें कुछ नए टॉपिक जुड़े हैं। उनमें से एक टॉपिक है संविधान सभा भी है। और आप विद्यार्थियों ने कई बार बोला सर इस टॉपिक को एक बार ले लीजिए, रीट वाले विद्यार्थियों ने, तो हमारा भी काम हो जाएगा। तो आप तय मान के चलना, जो ये हम टॉपिक करेंगे उसका लेवल हम वही रखेंगे जो यूपीएससी का है। उससे आपको लाभ ये मिलेगा कि कोई प्रश्न संभवतः इससे बाहर नहीं जाएगा। चलिए शुरू करते हैं इस कहानी को। संविधान सभा, इसके कुछ टर्मिनोलॉजीज आएंगे, उनको भी साथ साथ अच्छे से समझते चलना। चलो सर, संविधान सभा स्टार्ट करते हैं। शुरू करने से पहले इन शब्दों को तोड़ के एक बार समझ लो। एक तो आया आपका संविधान, एक आया आपका सभा। संविधान को पहले देखो। देखो, नौकरी करने जाते हो या घर में भी हम रहते हैं तो हमारे घर के कुछ नियम कायदे होते हैं। अब आप देखते हैं कि घर में यदि पिताजी ने नियम कायदों की एक लिस्ट बना दी, इतने बजे आना है, इतने बजे उठना है, ठीक है, ये इस प्रकार का ही भोजन इस दिन चलेगा, तो ये क्या बना दिया, घर का एक संविधान बना दिया, एक नियम बना दिया, एक बुनियादी आपके लिए कायदे बना दिए। अब इन्हीं कायदों को ऊपर इंप्लीमेंट कर दो। अब देश के लिए हमने कोई एक ऐसी किताब बना दी, मतलब लिखित दस्तावेज बना दिया, जिसमें हमने नियम कायदे दर्ज कर दिए। अभी लिखित भी हो सकते हैं, अलिखित भी हो सकते हैं। तो संविधान से तात्पर्य हमारा यह है कि ऐसा नियम और उपनियमों का एक लिखित नियम, उपनियमों का एक ऐसा लिखित दस्तावेज। अब ये जो लिखित दस्तावेज है, ये यदि हम भारत के परिप्रेक्ष्य में देखें, हमारे देश के परिप्रेक्ष्य में देखें, तो हमारे देश में सरकारों का संचालन कैसे होगा ये इसमें बता रखा है। देश की राजनीतिक व्यवस्था का बुनियादी ढांचा, बुनियादी ढांचा कैसा होगा, ये सारे नियम कायदे जो बता रखे हैं संविधान के अंतर्गत बता रखे हैं। क्लियर, अब इतना ही समझो। अब हम आ जाते हैं, संविधान के साथ एक शब्द जुड़ा हुआ है, सभा। एक शब्द और जुड़ गया इसके साथ, सभा। अब सभा को समझो। देखो, मैंने आपसे कहा था कि भैया घर में यदि नियम कायदे बनाने हैं, तो जैसे हमारे पिताजी सर्वोच्च प्रमुख रूप से घर को निर्वहन करते हैं, उन्होंने नियम कायदे बना दिए। तुम्हारे ऑफिस में तुम चले गए, तुम्हारे ऑफिस में तुम्हारे जो भी एम्प्लॉयर, उसने नियम कायदे बना दिए। यदि तुम कोचिंग में चले गए, तो कोचिंग के संचालक ने भी कुछ नियम कायदे बना रखे हैं। इसी तरीके से ये संविधान के जो नियम कायदे उपबंध बनाते हैं, कौन बनाते हैं, हमारे देश की यदि बात करें, तो यदि आम तौर पर उस देश की व्यवस्था ही ये बनाती है। और व्यवस्था किसके द्वारा बनाई जाती है, देखो, अब इसमें भी दो तीन बातें हैं, उसको समझो। जैसे हमारे देश की यदि बात करें, हमारे यहाँ पे लोकतंत्रात्मक गणराज्य की व्यवस्था है, समझ रहे हो। और यदि हम चाइना की बात करें, तो चाइना में भी कॉन्स्टिट्यूशन होगा, लेकिन वहां पे कम्युनिस्ट शासन है, तो उसके अनुसार वहां पर नियम कायदे बनाए जाएंगे। चूंकि यदि हमारे देश की बात करें, तो हम देखते हैं कि आमतौर पर एक प्रभुत्व संपन्न, समझना इन दो शब्दों को अच्छे समझना, आमतौर पर किसी भी प्रभुता प्रभुता संपन्न, जिसको हम अंग्रेजी में बोलते हैं सॉवरीन, और दूसरा एक शब्द है लोक तांत्रिक, जिसको हम बोलते हैं डेमोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक देश में उसका संविधान का कार्य किसके द्वारा किया जाता है, एक जन प्रतिनिधि संस्था द्वारा किया जाता है। जन प्रतिनिधि संस्था, जन प्रतिनिधि संस्था के द्वारा किया जाता है। और जनप्रति संस्था से मेरा क्या तात्पर्य है कि भैया ऐसी संस्था थी जिसे जनता ने चुन के भेजा था। क्या, ऐसी संस्था जिसको जनता ने चुन के भेजा, उसी को हम क्या बोलते हैं, जनप्रतिनिधि संस्था बोलते हैं। समझ गए। और यही मेरे प्यारे दोस्तों, यह जो जनप्रतिनिधि संस्था है, यही क्या करेगी, संविधान के जितने भी पक्ष हैं, जितने भी उद्देश्य हैं, जितने भी इसके प्रस्ताव हैं,
आदि पर विचार करती है। अब मैंने आपके साथ दो शब्दों का जिक्र किया, एक थी लोकतंत्रात्मक और एक है आपके प्रभुत्व संपन्न। अब देखो मेरी बात सुनो, इसको करो प्रभु सत्ता संपन्न, प्रभु सत्ता संपन्न। ये दो शब्द आपको समझ में आने बहुत आवश्यक है। यदि नहीं समझोगे तो किसी भी देश की या हमारे भारत देश की इथॉस को आप नहीं समझ पाओगे। देखो दोस्तों, प्रभुत्व संपन्न से आपका आशय ये है कि कोई भी देश निर्णय लेने में, अपने आंतरिक निर्णय हो चाहे बाहरी निर्णय हो, उसको लेने में सक्षम हो, तो इसी को क्या बोलते हैं? हम प्रभुत्व संपन्न बोलते हैं। क्या? प्रभुत्व संपन्न बोलते हैं। अब प्रभुत्व संपन्न में कुछ छोटी सी बातें हैं, उनको एक बार देख लो। प्रभु सत्ता संपन्न, और इसका तात्पर्य हो गया कि भारत अपने आंतरिक और वैदेशिक मामलों में कोई भी निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र थे। ये किसका बात होगी? प्रभुत्व संपन्न। अब देखो, ये जो मैंने आपसे बोला प्रभु सत्ता संपन्न, जो शब्द मैंने आपसे चर्चा किया, ये 2 नंबर में भी आ सकता है, तो इनकी डेफिनेशन भी साथ साथ समझते चलिएगा। और ये जो भी निर्णय लेंगे, ये निर्णय बिना किसी दबाव के होंगे। बिना किसी दबाव के, बिना किसी प्रतिबद्धता के, स्वतंत्र रूप से लिए गए निर्णय करने में आप सक्षम होंगे, तभी आप अपने आप को प्रभु सत्ता संपूर्ण कहलाएंगे। क्लियर है? अंग्रेजी में इसी को बोलते हैं सॉवरेन। यही आपका सॉवरेन है। चलो, एक दूसरा शब्द मैंने आपके साथ चर्चा करी थी, लोकतंत्र, लोकतांत्रिक है ना, डेमोक्रेटिक। इसको भी समझो, डेमोक्रेटिक। यदि मैं दोस्तों लोकतंत्र की बात करूं कि ऐसा तंत्र हो जिसमें प्रमुख कौन हो? लोग हो, जनता हो, वही आपका लोकतंत्र कहलाएगा। मतलब कि कहने का तात्पर्य ये हो गया कि शासन संचालन की शक्ति किसके हाथ में हो? जनता के हाथ में हो। अब वो प्रत्यक्ष रूप में भी हो सकती है, अप्रत्यक्ष रूप में भी हो सकती है। अब जनता के हाथ में किस प्रकार से हो सकती है? देखो, अब भारत की जनसंख्या 135 करोड़ है, तो ये तो हो नहीं सकता कि सबको आप शासन संचालन की शक्ति दे दें। होता क्या है इसके अंतर्गत? आप अपने जनप्रतिनिधि चुन के भेजते हो, उनके माध्यम से आप शासन संचालन की शक्ति उन्हें सौंपते हो, और वो क्या करते हैं? अपने शासन का संचालन करते हैं। क्लियर है? दोनों शब्द आपको क्लियर हो गए? चलो आगे चलते हैं। संविधान सभा की कहानी में आगे बढ़ते हुए हम पहुंच चुके हैं जुलाई अगस्त 1946 की चर्चा में। जुलाई अगस्त 1946 की बात में क्यों कर रहा हूं कि ये वही समय है जब संविधान सभा का निर्वाचन जुलाई अगस्त 1946 में शुरू हो गया था। लेकिन इस संविधान सभा का जुलाई अगस्त 1946 से पहले भी एक अतीत रहा है, और जिसको आपको जान लेना बड़ा आवश्यक है। देखो, मेंस की परीक्षा में यदि संविधान सभा में कोई प्रश्न आ गया, तो ये जो मैं आपको ब्रीफ इसका प्रीवियस इंट्रोडक्शन देख रहा हूँ संविधान सभा का, इसका वो जरूर लिख के आना। जैसे कि इसमें हमें मालूम पड़ता है कि साहब 1895 में लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जी ने स्वराज बिल की पेशकश करी थी। ठीक है, मतलब कहने का तात्पर्य ये कि साहब 95 में ही तिलक जी ने स्वराज बिल में संविधान सभा की बात रख दी थी। इसके पश्चात 1906 में दादा भाई नौरोजी ने इंडियन नेशनल कांग्रेस, मतलब कि कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था, उसमें स्वराज शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था। और 1922 में हमारे गांधी जी आ गए थे। गांधी जी ने भी संविधान सभा के लिए कहा था। क्या कहा था संविधान सभा के लिए? देखो, संविधान सभा तो वही बनेगी जिसमें भारत के लोगों का ही संप्रभुत्व हो। यह जो संविधान सभा होगी, इसको इन्होंने इस प्रकार से और व्यक्त किया था कि जो स्वराज है ये भारत की जनता की अभिव्यक्ति होगी, कोई ब्रिटिश संसद का उपहार नहीं होगा। मतलब कि तुम हमें कोई गिफ्ट नहीं कर रहे भैया, हम इसको मांगते हैं तुमसे, ठीक है ना, हमारा अधिकार है तुमसे वापस लेने का, इसलिए ये बात कतई मत कहो तुम। आगे इसी में फिर आगे 1934 में एम एन रॉय के, मानवेंद्र नाथ रॉय के बारे में कहा जाता है, इन्होंने भी कहा गया, मार्क्सिस्ट थे। कई बार तो कई क्वेश्चनों में मिलता है कि सबसे पहली बार कौन व्यक्ति था जिसने संविधान सभा के बारे में कहा, तो आपको 1934 का मानवेंद्र नाथ रॉय ऑप्शन में मिल जाता है।
उसके बाद इंपॉर्टेंट आता है 1935 का इंडियन नेशनल कांग्रेस का अधिवेशन। यह वही 1935 है जिसमें इन्होंने आधिकारिक रूप से संविधान सभा की मांग की थी। मतलब अपने चिट्ठी पत्र जो थी, इनका जो लेटर हेड था उसमें लिख के दिया था, सबने भैया प्रस्ताव पारित किया था कि संविधान सभा बनाओ। ये कब से स्टार्ट हो गया था? फिर 1935 में। और 1935 में आप जानते ही हैं कि एक्ट भी बन के आ गया था। अब इम्पोर्टेंट 36, 37, 38, ये 1936, 37, 38 से मेरा क्या अभिप्राय है? 1936, 37, 38 से मेरा अभिप्राय कांग्रेस के अधिवेशनों से है। एक छोटा सा काम और करना, ये जितने भी हिस्ट्री पढ़ो ना, तो ये जो अधिवेशन है कांग्रेस के, इन अधिवेशनों का स्थान किस सन में हुए और उस अधिवेशन में क्या महत्वपूर्ण संकल्प पारित हुए, ये सभी जानकारी आपको होनी चाहिए। देखो, जब हमने सबसे पहले यूपीएससी का प्री दिया था तो उसमें एक प्रश्न आया था, मेरा ध्यान है 1928, 27, 28 का पूछा गया था कि इसमें कौन आपके इंडियन नेशनल कांग्रेस में कौन किसने अध्यक्षता करी थी। तो ये आपको क्रोनोलॉजी याद होनी चाहिए, ठीक है। चलिए, अब इसमें 36 का एक इम्पॉर्टेंट अधिवेशन है, इसका विशेष ध्यान रखना। इस 36 का अधिवेशन में आपको ये फैजपुर में अधिवेशन हुआ था 1936। किसने अध्यक्षता करी थी भैया, ये देख लेना। और ये इंपॉर्टेंट क्यों है कि 36 में संविधान सभा के निर्वाचन की बात कही गई थी, और यह भी कहा गया था कि ये जो संविधान सभा बनेगी साहब, इस संविधान सभा में वयस्क मताधिकार द्वारा निर्वाचन होगा, अडल्ट सफरेज के द्वारा मताधिकार होगा। मतलब कि जो संविधान सभा आप तय करोगे ना, उसको चुनेगा कौन? हम वोट डालेंगे। और वोट कौन डालेगा? वयस्क मताधिकार की तात्कालिक परिभाषाओं के अंतर्गत ये बात कही गई थी। इसके बाद आ गया सन 1942, 42 में आ गया साहब आपके सन स्टैफोर्ड क्रिप्स, और इसी को हमने क्या बोला, स्टैफोर्ड क्रिप्स मिशन प्लान आ गया था। और ये क्रिप्स सब आए क्यों थे? 1942 में आप सभी को याद है कि इस समय पर भारत में द्वितीय विश्व युद्ध का प्रभाव भी पड़ने लग गया था। और द्वितीय युद्ध का प्रभाव किसके माध्यम से भी पड़ रहा था? ब्रिटेन के माध्यम से भी पड़ रहा था। और ब्रिटेन को क्या चाहिए था? भारत का साथ चाहिए था। तो ब्रिटेन में क्या बोला, ब्रिटेन से साहब ये स्टैफोर्ड क्रिप्स साहब आए और इन्होंने बोला कि साहब देखो, हम आपको क्या बोलते हैं, जब ये युद्ध समाप्त हो जाएगा, हम जीत जाएंगे, तो आप संविधान सभा का हम गठन आपको करके दे देंगे। ये इन्होंने बात कही थी। क्लियर? इन्होंने कहा था, दो बातें कही थी कि साहब एक निर्वाचित संविधान सभा बनाएंगे, और पहली बात इन्होंने कही थी एक निर्वाचित संविधान सभा युद्ध के पश्चात आपको हम बना के दे देंगे। मुस्लिम लीग ने इसका बहिष्कार कर दिया था। कई बार पूछा जाता है कि मुस्लिम लीग ने इसका बहिष्कार क्यों कर दिया। देखो, मुस्लिम लीग तो थी बहुत चंट और नीच प्रवृत्ति के लोग। इन्होंने बोला था कि साहब देखो, हम संविधान सभा चाहते हैं दो क्षेत्रों के लिए अलग अलग, एक नहीं चाहते। और अन्य जितने भी नेता थे वो कह रहे थे कि साहब एक ही संविधान सभा बनेगी भारत के लिए, दो नहीं बनेगी। और ये कह रहे थे नहीं साहब, दो क्षेत्रों के लिए बनेगी और दोनों क्षेत्रों को अलग करो और दो ही संविधान सभा बनेगी। मुस्लिम लीग के यह जो प्रस्ताव था, ये यहाँ पर एक्सेप्ट नहीं हो पा रहा था, इसलिए मुस्लिम लीग ने बोल दिया साहब हम तो इसको मानते नहीं, इसका बहिष्कार करते हैं। और आप सभी जानते हो कि इसी क्रिप्स मिशन प्लान के लिए गांधी जी ने इनके युद्ध के पश्चात संविधान सभा के गठन के कहने के कारण से कहा था कि साहब ये एक पोस्ट डेटेड चेक है। क्या? ऐसा चेक है जिसकी दिनांक क्या है? बाद की है। क्या? जिसकी दिनांक बाद की है। पोस्ट डेटेड चेक। और ये पोस्ट डेटेड चेक भी किसका? दिवालिया बैंक का। किसका? दिवालिया बैंक का। तो गांधी जी ने यही तो कहा था कि साहब दिवालिया बैंक के नाम का ये एक पोस्ट डेटेड चेक है। तुम्हारी खुद की तो हालत पतली हो रही है और तुम हमें बोल रहे हो कि जीतने के बाद ये करके दे देंगे। नहीं, अभी करो जो भी करके देना है। इसके बाद साहब सन 1946 आ गया, कैबिनेट मिशन प्लान आया। और कैबिनेट मिशन प्लान आने का भी उद्देश्य क्या था? इसको नीचे समझ लो, कैबिनेट मिशन प्लान। और आप सभी जानते हैं जब 1945 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर समाप्त हुआ तो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे कौन? एटली। इसमें अमेरिका ने भी बड़ा प्रेशर डाला था। देखो, और सबसे इंपॉर्टेंट बात ध्यान करो, देखो मेरा ये व्यक्तिगत मत है, आप इससे सहमत हो या ना हो ये आप ध्यान रखना। देखो क्या बात है दोस्तों, कि जब भारत आपका आजाद हुआ, उसका हम श्रेय देते हैं कुछ चंद नेताओं को, जिसमें से गांधी जी, नेहरू जी, जिनका नाम लिया जाता है।
मेरा व्यक्तिगत मत यह है कि भारत की आजादी मिली हमें सुभाष बाबू के कारण से। देखो ये जितने भी आंदोलन थे, ये जितने भी उथल पुथल थी ना, ये देश में 1857 से चल रही थी, लेकिन इनके कोई पैर हिला नहीं सका। और द्वितीय विश्व युद्ध में इनकी कोई इतनी कमर भी नहीं टूट गई थी कि भैया ये भारत जैसे देश को छोड़ के चले जाए। इसके संसाधनों का एक्सप्लोटेशन तो अगले 100 साल भी करना चाहते थे। समस्या क्या हुई मेरे दोस्तों? समस्या ये हुई कि सुभाष बाबू ने जो आजाद हिंद फौज खड़ी करी थी, उस आजाद हिंद फौज के कारण ही सैनिकों ने ब्रिटिश सेना के विरुद्ध विद्रोह कर दिया था। आप सभी जानते हैं कराची का, बंगाल का, मुंबई का आईएनसी नेवल का जो विद्रोह हुआ था, ब्रिटेन को समझ में आ गया था, इटली को ये बात समझ में आ गई थी, देखो भाई हम भारत पर जब तक अधिकार कर सकते हैं जब तक कि वहां की सेना हमारे साथ है। यदि सेना विरुद्ध हो गई तो हमारे में हमें ऐसा कोई माइका लाल नहीं है जो भारत पर अधिकार जारी रख सके। ये बात इनके समझ में आ गई थी और फिर इन्होंने अपने पैर उठाने यहाँ से वापस कर दिए थे। और उसी की सुभाष बाबू के आजाद हिंद फौज की ही परिणति है कि भारत को आजादी मिली। ये मेरा व्यक्तिगत मत है। हाँ, गांधी जी नेहरू जी का जरूर योगदान है। मेंस में ये लिख के मत आना, ये तो केवल एक चर्चा का विषय था। सत्यता लिख के आ जाओगे तो संभवतः नंबर नहीं मिलेंगे। ठीक है, चलो। हुआ क्या था साहब, कैबिनेट मिशन प्लान क्यों आया था? कैबिनेट मिशन प्लान इसीलिए आया था कि साहब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर आपको संविधान सभा का गठन करवा देंगे। लेकिन इसमें दो चीजों का ध्यान रखना इंपॉर्टेंट। उससे पहले आप इसके मेंबर देख लो कौन कौन आए थे। एक स्टैफोर्ड क्रिप्स आए थे, एक लॉर्ड पैथिक लॉरेंस आए थे, एक AB अलेक्जेंडर आए थे। तीन वहां से आए थे। और ये जो स्टैफोर्ड क्रिप्स हैं वही है जो 1942 में क्रिप्स मिशन लेके आए थे। ये ध्यान रखना। उस समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? एटली था। ठीक है, क्या कह रहे थे साहब? देखो साहब, भारत का संविधान सभा का निर्माण होगा और भारतीयों के द्वारा ही किया जाएगा, ये बात ये कह रहे थे। क्लियर। दूसरा इन्होंने कहा था एक अंतरिम सरकार का। देखो जो संविधान सभा बनेगी, अभी किस प्रकार से देश गवर्न होगा उसके बारे में नियम कायदे नहीं बने हैं, लेकिन जब तक नहीं बनेंगे तब तक आप क्या कर सकते हो, एक अंतरिम सरकार की गठन की बात करी गई थी। एक इंटरिम गवर्नमेंट बनेगी। इंटरिम गवर्नमेंट जब तक काम करेगी, जब तक भैया तुम्हारे देश के लोग चुनाव के माध्यम से निर्वाचित सदस्यों को या उनके प्रतिनिधि को चुन के नहीं भेजते हो, तब तक ये अंतरिम सरकार काम करेगी। क्लियर। यहां तक ये बात इन्होंने कही थी। इंपॉर्टेंट बात देखो क्या है, क्रिप्स मिशन का आप सभी जानते हैं कि मुस्लिम लीग ने बहिष्कार कर दिया था। कई बार ये पूछ लिया जाता है कि ऐसा क्या कारण था कि कैबिनेट मिशन का मुस्लिम लीग ने बहिष्कार नहीं करके एक्सेप्टेंस दे दी थी। इसके पीछे का कारण ये था मेरे दोस्तों, ये जो लाइन है ना नीचे, सांप्रदायिक आधार पर निर्वाचन का सिद्धांत, सांप्रदायिक आधार पर निर्वाचन के सिद्धांत को मान्यता दे दी थी। मतलब कि यदि मेरे गांव में आ, किसी एक संप्रदाय की जनसंख्या अधिक है तो क्या होगा, उसके आधार पर निर्वाचन का सिद्धांत लागू कर दिया गया था। समझ रहे हैं आप कि बीज तो वहीं बो दिए गए थे। और इस कारण से मुस्लिम लीग भी तैयार हो गया, ठीक है बोले जहां जहां हमारी संख्या है वहां तो हम सीट निकाल ही लेंगे, टेंशन छोड़ो। इस कारण से कैबिनेट मिशन प्लान को मुस्लिम लीग ने एक्सेप्ट कर लिया था। आगे चलें। इन दो इंपॉर्टेंट पॉइंट का ध्यान रखना। क्यों आई थी? भारतीय संविधान सभा का निर्माण भारतीय द्वारा कराने के लिए। दूसरा, जब तक संविधान सभा संविधान का निर्माण नहीं कर लेती, जब तक अंतरिम सरकार के तौर पर यहाँ पे सरकार काम करेगी। तीनों मेंबर्स का ध्यान रखना, स्टैफोर्ड क्रिप्स, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस और AB अलेक्जेंडर। क्लियर। चलो साहब, अब आगे इंपॉर्टेंट गठन पे। ये हमारे राजस्थान में एक बोराड़ साहब IAS अधिकारी हैं, उन्होंने बड़े अच्छे ऐसे टिडबिट्स दे रखे हैं डेटास के, और इनमें से बड़े अच्छे प्रश्न बनते हैं। और आप तय मान के चलना कि इनमें से प्रश्न आते ही आते हैं। और इसको एक बार मेरे साथ बैठ के अच्छे से एनालिसिस कर लोगे तो जो गूढ़ प्रश्न होते हैं वो मैं आपको बताऊंगा, इसमें से अच्छे प्रश्न कौन कौन से निकलेंगे, उनको साथ साथ एक बार रिवाइज कर लेना। बहुत प्यारे फैक्ट्स हैं। देखो सर, गठन कब हुआ था संविधान सभा का? नवंबर 1946 में। ठीक है, यह कैसी संविधान सभा थी इसको भी आगे समझेंगे।
आंशिक रूप से चुनी हुई और नामांकित। कोई आपसे पूछ ले कि साहब ये बताओ विद्यार्थियों आंशिक रूप से क्यों चुनी हुई और क्यों नामांकित कहते हैं, उसका उत्तर आपको इस गठन के अंतर्गत मिल जाएगा। जब हम संविधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन देखेंगे कि साहब आपने एक ऐसी सभा चुनी है जो संविधान बनाएगी, इसमें जो आपने प्रबुद्ध नागरिक इकट्ठे किए हैं कैसे किए हैं, किस फार्मूले के तहत किए हैं, वो आपको इसमें ध्यान में आ जाएगा। देखते हैं। देखो साहब, पहली बात, संविधान सभा के सदस्यों की संख्या तय की गई थी 389। कितनी? 389। 299 31 दिसंबर 1947 को रह गए थे। इसकी भी बात करेंगे क्या चक्कर पड़ा था। देखो, हमारा भारत जो देश था ना, 1947 से पहले आप सभी जानते हैं कि इसके दो, हम कहते हैं कि दो भारत हैं। एक भारत तो कौन सा है जहां पर सीधे ब्रिटिश का शासन चलता है, दूसरा क्या है, देसी रियासतों का शासन चलता है। वहां पर ब्रिटेन ने या ब्रिटेन की संसद ने क्या कर रखा था, देसी रियासतों में प्रधान की नियुक्ति कर रखी थी। और ये कौन होता था प्रमुख? जैसे कि हमारे किसी जिले का कलेक्टर होता है ना, इसी प्रकार से वहां पर एक केंद्र से जैसे यहाँ पर कलेक्टर होता है, ऐसा ही देसी रियासतों में एक अधिकारी हुआ करता था प्रधान, जो वहां पे पूरी रियासत को संभालता था। जैसे राज्यपाल होता है या कलेक्टर मान लो, वैसे कलेक्टर जो होता था सेंटर और स्टेट के बीच में एक मध्यस्थ का काम करता था, मतलब उसका जवाबदेही सेंटर के प्रति होती थी। क्लियर? देसी रियासतों को पूरी नकेल खींच के रखता था वो। गांधी जी के पिताजी भी यही थे, प्रधान थे। ठीक है। पोरबंदर में प्रधानमंत्री रहे थे इनके पिताजी गांधी जी के, करमचंद गांधी, करमचंद उत्तम चंद गांधी। और राजकोट में दीवान रहे थे। हमारे राजस्थान की बीकानेर रियासत थी, उसमें भी दीवान रहे। ठीक है। तो ये कैसा पद हुआ करता था? एज ए गवर्नर और कलेक्टर का मिला जुला रूप समझ लीजिए। देसी रियासतों में सीधा हस्तक्षेप नहीं था, दीवान के माध्यम से हस्तक्षेप हो जाया करता था। अच्छा, आगे देखिए। तो 379 जो सदस्य तय किए गए थे संविधान सभा में, इसमें ब्रिटिश भारत जो था इसमें थे 296 और देसी रियासतों में थे 93 सदस्य। अब आपके मन में आना चाहिए साहब, ये 296 सदस्यों का निर्वाचन कैसे हुआ और 93 सदस्यों का निर्वाचन कैसे हुआ? एक बार इसको समझ लो। देखो, जो 296 थे ना, इनमें से विभाजन से पूर्व कितने प्रांत थे? 11 प्रांत थे। और आयुक्त प्रांत जिसको चीफ कमिश्नर कहते हैं, सीसी बोला करते थे, जो जैसे कि हमारे यहाँ पे भी यूनियन टेरिटरीज हैं, उसी प्रकार से चीफ कमिश्नरशिप मान लो, ये सीधे यहाँ पर कौन रहते थे? ब्रिटिश अधिकारियों का आधिपत्य रहता था पूर्ण रूप से। जैसे कि केंद्र का शासन होता है यूनियन टेरिटरीज में, इसी प्रकार से इन आयुक्त प्रांतों पर ब्रिटिश अधिकारियों या ब्रिटेन के संसद का शासन हुआ करता था। 11 प्रांत थे, 11 प्रांत शुरू में थे, विभाजन हो गया तो कितने रह गए? 9 प्रांत रह गए। और इन 9 प्रांत का ये बाइफिकेशन है। इसमें केवल इतना ध्यान कर लेना, सबसे ज्यादा कहाँ पर थे? यूपी में थे। और सबसे कम की मैं बात करूं तो असम में थे। संख्या की यदि मैं बात करूं, कम ज्यादा देख लो, बाकी ध्यान करने की आवश्यकता नहीं। हाँ, इसमें एक चीज का और ध्यान कर सकते हो। देखो, ये प्रांतों के नाम ध्यान रखना। हो सकता है कि आपसे पूछ लिया जाए, आपको 4 ऑप्शन दे दें, 4 ऑप्शन में पूछेंगे बताइए निम्न में से कौन सा प्रांत ब्रिटिश भारत के अंतर्गत नहीं आता। क्लियर? अब इन प्रांतों में मोटे मोटे बड़ी दिक्कत नहीं, ध्यान कर लो आप। देखो, यूपी, बिहार, बंगाल, असम, ये जो पार्ट है आप सभी जानते हो। कोलकाता में सबसे पहले आप जानते हो अंग्रेजों ने अपना स्थान तय बना दिया था। और आप ये भी जानते हो कि भैया मद्रास में आए थे, नीचे से सबसे पहले आ गए थे भैया अंग्रेज। तो मोटा मोटा 2 जगह तो है, कलकत्ता मतलब पश्चिम बंगाल, एक आपका हो गया मद्रास। यूपी के पास आपके ऊपर बिहार और उधर असम। इनको तो आप ध्यान कर लो, कोई समस्या नहीं है। अगली बात देखो, आप सभी जानते हो कि यदि मैं प्रांतों की बात करूं ब्रिटिश भारत की, तो बंबई में तो आपने देखा है पुर्तगालियों से दहेज में लिया था, दहेज में लिया था ना, तो मुंबई भी क्या था? ब्रिटिश प्रांत था। अब एक बात आती है मध्य प्रांत, जिसको हम एमपी भी कहते हैं। मध्य प्रांत भी क्या था? ब्रिटिश भारत का ही प्रांत था। क्लियर? और फिर आप क्या कर सकते हैं, जो आपको दिक्कत क्रिएट करेगा वो क्रिएट कर सकता है उड़ीसा और पूर्वी पंजाब। ईस्टर्न पंजाब भी ध्यान रखना, अब ब्रिटिश भारत का ही प्रांत था। और उड़ीसा भी आप रट लेना। मतलब मोटा मोटा से कितने हो गए आपके? 1 2 3 4 5 6 9,
9 प्रांत रह गए थे तो 9 की बात इनने करी है, हमें 9 का ही ध्यान रखना है क्योंकि आजादी के बाद ये 9 प्रांत ही रह गए थे। इन्हीं में से पूछेगा तो अगला सबसे इंपॉर्टेंट और बहुत प्यारा प्रश्न बनता है कि जो आयुक्त प्रांत थे, चीफ कमिश्नरशिप थे भारत में, वह कितने थे? आजादी से पहले की भी पूछ सकता है और आजादी के बाद भी पूछ सकता है, तो चारों याद कर लो। देखो एक तो हो गया सब आपका दिल्ली, एक तो हो गया साहब दिल्ली, एक हो गया आपका अजमेर मेरवाड़ा। ये अजमेर मेरवाड़ा को एक साथ बोला जाता है, ये हमारे राजस्थान में, ठीक है। अगला हो गया साहब आपका कुर्ग कर्नाटक में, और बलूचिस्तान, मतलब चार में से एक बलूचिस्तान अब कहाँ है? पाकिस्तान के अंतर्गत आता है। बाकी जो तीन चीफ कमिश्नरशिप थे तीनों कहाँ पर थे? भारत में ही, वर्तमान भारत में ही है। बहुत प्यारा प्रश्न है, ध्यान रखना। आपसे पूछ सकता है कि निम्न में से कौन सा चीफ कमिश्नरशिप के अंतर्गत नहीं है, या निम्न में से कौन सा चीफ कमिश्नरशिप के अंतर्गत आता है। ब्रिटिश भारत जरूर लिख के देगा। यहां तक क्लियर है? 296 और 93, 389 टोटल थे, दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, एक ब्रिटिश भारत, एक देसी भारत। ब्रिटिश भारत की हमने देखा 296, देसी रियासतों को हमने देखा 93। यहां तक क्लियर? कोई संकट? आगे बढ़े। और ये रही जो देसी रियासतें, देसी रियासतों में भी एक बार अवश्य नजर मार लेना। इसमें से हमारे राजस्थान के आपको बहुत सारे मिलेंगे, जैसे जोधपुर है, उदयपुर है, कोटा है, बीकानेर है, ठीक है। ये आपको मोटे मोटे हमारे राजस्थान के देखो चार तो आपको यही मिल गए, क्लियर। और पंजाब का विशेष ध्यान रखना, क्यों? क्योंकि पूर्वी पंजाब ब्रिटिश भारत का प्रांत था, ठीक है ना। वैसे आपको कंफ्यूज कर सकता है, पंजाब भी दे देगा, पूर्वी पंजाब भी दे देगा, तो आप इसमें चक्कर में मत पड़ना। पूर्वी पंजाब ब्रिटिश भारत का प्रांत रहा है, और जो पंजाब है वह देसी रियासत रहा है, क्लियर। हाँ, हमारा जयपुर कैसे भूल गए साहब हम, ये रहा जयपुर, ठीक है। और त्रावणकोर, ग्वालियर, बड़ौदा, पूर्वी राजपूताना भी देख लेना, और मध्य भारत एक बार नजर डाल देना, वो मिक्स करके आपको दे देगा। बताओ, देसी रियासतों को एक दो ऑप्शन देसी रियासतों के मिक्स कर देगा, और एक दो ऑप्शन आपके ब्रिटिश भारत के प्रांत के मिक्स कर देगा, और पूछेगा बताओ इनमें से कौन सा ब्रिटिश भारत का है या कौन सा देसी रियासत का है। संविधान सभा के सदस्यों के अंतर्गत ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। बहुत अच्छा और बहुत प्यारा प्रश्न बनता है। अब इसमें कुछ छोटी छोटी इंपॉर्टेंट बातें हैं, वो भी मैं आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ। है तो गुड बातें, हमारे यूपीएससी में हम ज़्यादा उसको प्रेफरेंस देते हैं, पर आजकल तो भैया सभी परीक्षाओं में किस प्रकार का प्रश्न आ जाए कोई बड़ी बात नहीं है। देखो मैं आपसे कुछ संविधान सभा के गठन के कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं कॉन्सेप्चुअल, उनको आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ, वो देख लें। देखो साहब, पहली बात हम सभी जानते हैं, पहली बात 389 इसमें सदस्य थे, 296 सीट और 93 सीट, यहाँ तक क्लियर है। दूसरा पॉइंट इसमें, इसके अंतर्गत जो ब्रिटिश प्रांत और जो देसी रियासत थी उनमें जनसंख्या के अनुपातों के आधार पर सीटें दी थी, जनसंख्या अनुपात के आधार पर आपको सीटें दी गई थी। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, और ये हमने क्या क्राइटेरिया लिया था, प्रत्येक 10 लाख पर एक हमने सीट आवंटित की थी, ये मोटा मोटा क्राइटेरिया रहा था। तीसरी और इंपॉर्टेंट बात, सबसे इंपॉर्टेंट, देखो प्रत्येक इस ब्रिटिश प्रांत को जो सीटें दी गई थी उसके निर्धारण के तीन प्रमुख समुदाय के आधार पर जनसंख्या को देखते हुए हमने सीटें दी गई थी। और तीन समुदाय कौन से थे? देखो भैया यही होने थे, एक तो मुस्लिम, एक सिख, और एक आपका था सामान्य वर्ग। सामान्य में क्या आ गया, माइनस कर लो आप मुस्लिम को और सिख को, इनके बाद जो बच गए वो सभी किसके अंतर्गत आ गए थे? सामान्य के अंतर्गत आ गए, क्लियर। और इसमें इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हो जाता है आपका, एक तो आपका मेंबर का हो गया, सीटें हो गई, सिख, और ये हो गया। चौथा पॉइंट और देख लीजिए, प्रत्येक समुदाय में, ये चौथे में ध्यान रखना, ये जो भी स्टेट असेंबली थी, स्टेट असेंबली में जो भी चुनाव होना था उसके अंतर्गत हमने दो चीजों को ध्यान में रखा था। एक हमने रखा था एकल संक्रमणीय मत पद्धति, संक्रमणीय मत, जिसको हम सिंगल ट्रांसफरेबल वोट भी बोलते हैं। दूसरा था इसके माध्यम से हम क्या कर रहे थे, आनुपातिक प्रतिनिधित्व,
आनुपातिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की गई थी, जिसको हम बोलते हैं प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, एकल संक्रमणीय मत और अनुपातिक अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली का हमने यूज में लिया गया था। किसके अंतर्गत? ये संविधान सभा के गठन के अंतर्गत। ये इसके की पॉइंट है। अगर और भी आगे बढ़ के एग्जामिनर तुम्हें ऑप्शन देता है तो तुम आराम से खेल सकते हो, अब कोई टेंशन। एक पॉइंट और देख लो, जो देसी रियासतों की बात है, देसी रियासतों, अब देसी रियासतों का किस प्रकार से होना था? देसी रियासतों में भैया जिसकी रियासत थी वही चुन के भेज रहा था, यहाँ पर कोई चुनाव उनाव का कोई काम नहीं था। इसलिए हमने क्या कहा, इसको स्टार्टिंग में ही जो संविधान सभा थी ये आंशिक रूप से निर्वाचित और आंशिक रूप से नॉमिनेटेड नामांकित थी। क्लियर? समझ में आ गया क्यों बात थी? तो देसी रियासत में क्या होगा, वहां की रियासतों के प्रमुखों के द्वारा तय करके भेजे गए थे। ठीक है, क्लियर? चलो साहब, अब ये जो संविधान सभा का गठन हुआ, इसमें एक बात आई कि हमारे भारत में तो 5 आदमी बैठ के भी एक कंसेंसस नहीं बना सकते, तो इन सब को लेके कैसे आप तय कर लो कि भैया किसी देश का भविष्य तय करने जा रहे हो आप सब, तो सबका कंसेंसस बनना भी जरूरी था। तो इसकी स्वीकृति की तरफ कैसे बढ़े ये भी आप देख लीजिए। इसमें ध्यान देने की एक बात और है, अब जो 389 सीट्स थी इसमें से 296 किसकी सीट्स थी? ब्रिटिश भारत की। अब देखो, हम संविधान सभा की स्वीकृति से पहले क्या हुआ? चुनाव। सबने बोला कि साहब आप चुन के आओ, बढ़ाते हैं देश का भविष्य, बढ़ाते हैं, ऐसा संविधान बनाएंगे कि इस देश को विकास के पथ पर दौड़ने से कोई भी नहीं रोक सकेगा। तो चुनाव हुए। तो चुनाव में क्या हुआ कि स्टार्टिंग में देसी रियासतों ने इसका बहिष्कार कर दिया था, संविधान सभा में बैठने से मना कर दिया। तो चुनाव कितने में हुए? 296 जो ये ब्रिटिश भारत के स्थान थे, प्रांत थे, उनमें चुनाव हुए। और ऑब्वियस ही बात है भैया, वहां पे कांग्रेस मजबूत थी और वहां पर कांग्रेस के 208 व अन्य के 70 इस प्रकार से सीटें मिली। तो प्रमुख रूप से जो प्रमुख दल कौन था? कांग्रेस उभर के आया था। संविधान सभा को इन्हीं को लेकर गठन कर दिया गया। लेकिन धीरे धीरे क्या हुई, जैसे जैसे प्रगति होती गई, आपकी देसी रियासतों ने भी अपने वहां पे सदस्य भेजने शुरू कर दिए थे। क्लियर? तब चलें, आपको संविधान सभा की स्वीकृति के भी बारे में अब एक छोटी सी ओवरव्यू बन गया होगा। देखो क्या होता है, देखो जो मजबूत होता है ना, धीरे धीरे सब उससे मिल जाते हैं। ये राठौड़ी में तो थे जितने भी देसी रियासत थे, लेकिन जैसे जैसे आगे समय बढ़ा और आंदोलन बढ़ता गया, इन्होंने भी फिर अपने सदस्य भेजने स्टार्ट कर दिए थे। बोलो भैया अब तो इनके साथ जुड़ना ही पड़ेगा। ठीक है, अब इसमें 2-3 चीजों को ध्यान कर लो। 9 दिसंबर 1946 का ही दिन था जब पहली बैठक हुई, और यहां से लॉर्ड माउंटबेटन साहब, लॉर्ड माउंटबेटन जिन्होंने जून आपके 1947 भारत के विभाजन की योजना प्रस्तुत करी थी। ये जो टाइम पीरियड था, इस एक वर्ष के मोटे मोटे अंतर्गत में, मतलब कि दिसंबर 46 और जून कितने हो गए, 7-8 महीनों के अंतर्गत सभी देसी रियासतों के प्रमुखों ने इसकी महत्वता को स्वीकार करते हुए अपने सदस्य इसमें भेज दिए थे। क्लियर? अब हम चलते हैं संविधान सभा की बैठक कैसे हुई थी। भैया किसको बिठा दिया था इन्होंने, कि जो हमारे देश की रीति नीति और हमारा भाग्य तय कर रहे थे, उसको भी समझ लो। ये बड़ी प्यारी फैक्ट बेस्ड क्रोनोलॉजी, इसको अच्छे से याद कर लेना। ऐसी कोई परीक्षा नहीं होगी जिसमें संविधान सभा के प्रश्न आए और इसमें से प्रश्न ना उठते हो, अच्छे प्रश्न उठते हैं। क्लियर? चलो साहब, मैंने क्या कहा, पहली बैठक आपकी कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को। अब देखो क्या होता है कि एकदम से घर में कोई बैठक स्टार्ट होती है ना, तो इनिशियली तो क्या करते हैं भैया, जो सबसे वरिष्ठ सदस्य है उसको क्या बोलते हैं, बाबा एक बार तू पंच बन जा और तू चेक कर ले कि भैया कि कैसे कैसे कार्रवाई चल रही है, और तू ही चुन ले कि भाई मेरी तो तुमने वरिष्ठता के नाते, मान सम्मान के नाते मुझे शुरुआत तो करवा दी, अब भैया ये विकास जी को रख लो, ये युवा है या ये समझदार है, इसको बिठा दो, ये तय कर देगा। इसी तरीके से 9 दिसंबर 1946 को वरिष्ठ सदस्य डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष के रूप में संविधान सभा का अध्यक्ष बना दिया। अस्थायी अध्यक्ष थे। 2 दिन बाद ही उनको स्थायी अध्यक्ष मिल गए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के रूप में।
देखो दो दो दिन का खेल चलेगा। 9 दिसंबर, 11 दिसंबर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को स्थायी अध्यक्ष बना दिया गया। फिर 2 दिन पश्चात 13 दिसंबर को नेहरू जी ने उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत कर दिया। अब उद्देश्य प्रस्ताव क्या होता है, देखो हम कोई भी काम करने जा रहे हैं तो उसके पहले एक बेसिक जो कहते हैं ना नींव होती है जिस पर आप इमारत खड़ी करते हैं, तो ये उद्देश्य प्रस्ताव है। ये संविधान की नींव का ही काम कर रहे थे। ठीक है, इसमें इन्होंने बताया कि भैया हम क्या चाहते हैं इस संविधान से, इस संविधान को किसके लिए और कौन बना रहा है, और इसके बेसिक प्रिंसिपल्स को हम इसमें क्या रखेंगे, वो उद्देश्य प्रस्ताव के अंतर्गत रखा गया था। और 22 जनवरी 1947 को यह जो नेहरू जी के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव था, ये स्वीकार कर लिया गया था। स्वीकार तो होना ही था, नेहरू जी ने किया तो स्वीकार तो होना ही था। चलो सर, अब इसमें एक छोटी सी बातें और देख लो, एक बड़ा इंपॉर्टेंट इसमें प्रश्न बनता है यहाँ पर। जैसे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी अध्यक्ष बनाए थे ना, स्थायी अध्यक्ष, इनके साथ 2 उपाध्यक्ष भी बनाए थे। ये बहुत अच्छा प्रश्न है, उपाध्यक्ष बहुत बढ़िया प्रश्न है। इसमें 2 तारे लगा लेना जब भी अगर नोट्स वगैरह बनाए तो। एक तारा तो ये और दूसरा तारा ये। कौन कौन से थे? डॉक्टर HC मुखर्जी। कौन थे? डॉक्टर HC मुखर्जी। दूसरे कौन थे? VT कृष्णमाचारी। ये इंपॉर्टेंट मैं फिर कह रहा हूँ क्योंकि बाकी चीजों को तो सामान्यतः आजकल सारे टीचरों ने एग्जाम में दे ही दिए हैं। इन 2 इंपॉर्टेंट उपाध्यक्ष पे ध्यान रखना। 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष बनाया और इनके साथ साथ इनके सहयोग के लिए 2 उपाध्यक्ष तय किए गए। और उपाध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर HC मुखर्जी और VT कृष्णमाचारी। अब मेरे प्रिय दोस्तों, छोटा सा कार्य करना है मेरे लिए। HC मुखर्जी जी और VT कृष्णमाचारी जी का फुल फॉर्म मतलब पूरा नाम मुझे कमेंट में जरूर बताना आप। चलो आगे चलो। अब मैं आपके साथ उद्देश्य प्रस्ताव कौन कौन से थे वो एक बार शेयर कर लेता हूँ। किस लिए? हमारी UPSC के लिए तो काम आवे ही आवे, और भैया यदि एग्जामिनर का खोपड़ी फिर जाए और आगे बढ़ के कॉन्सेप्चुअल प्रश्न दे दे इन उद्देश्य प्रस्ताव के लिए, तो उनको भी आप आसानी से हल कर सको। ठीक है, देख लेते हैं। मैं क्या करता हूँ, इसको यार थोड़ा आपके लिए बड़ा कर देते हैं, है ना? जिससे क्या होगा, आप आसानी से देख पाएंगे। तो एक बार तो अविनाश जी गायब कर दो आप। गायब हो गए ना? हो गया, थोड़ा बड़ा हो जाएगा तो आसानी से मैं आपको बता पाऊंगा। देखो साहब, इम्पॉर्टेंट ये सभी उद्देश्य प्रस्तावों को देख लो आप। की पॉइंट्स में बता देता हूँ। पहला, सबसे पहले इन्होंने बात बोली थी कि भारत को ये क्या बनाएंगे, स्वतंत्र और संप्रभु गणराज्य बनाएंगे। स्वतंत्र और संप्रभु गणराज्य बनाएंगे, जिसको अंग्रेजी में आप बोलेंगे इंडिपेंडेंट एंड सॉवरेन रिपब्लिक के रूप में स्थापित करेंगे। ये उद्देश्य प्रस्ताव बता रहा हूं मैं, की उद्देश्य प्रस्ताव बता रहा हूं। दूसरी इन्होंने कही थी, भारत की संप्रभुता जो है इसका सोर्स कौन रहेगा? ध्यान रखना, भारत की जनता ही रहेगी भैया, मालिक तो यही रहेंगे। तीसरी बिंदु इन्होंने कहा था कि ये जो गणराज्य है इसमें भारत के समस्त नागरिकों के आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक अधिकारों की प्राप्ति रहेगी। ठीक है। चौथा इंपॉर्टेंट पॉइंट, यही आगे एलोबरेट होते गए। चौथा, साथ ही साथ भैया आप देखते हो अपने संविधान में भी आप देखते ही हैं कि भैया अपने विचारों की अभिव्यक्ति अभिव्यक्ति दूसरा, आप साथ साथ देखते हो भैया कोई भी संस्था बनाना और आपको कोई व्यवसाय करना, ये सब यहीं से निकल के आए मेरे दोस्तों। कोई भी धर्म, कोई भी मत, इनको मानने या न मानने की पूरी स्वतंत्रता रहेगी। मानो या ना मानो,
क्लियर। पांचवी, इन्होंने बोला था साहब देखो, जो आप देखते हो ना माइनॉरिटीज, SC ST, इनके लिए भी इन्होंने बोला था, माइनॉरिटीज हो गई, SC हो गई। उस समय आपके शेड्यूल्ड ट्राइब्स तो नहीं थे, इनका बैकवर्ड क्लास करके इन्होंने बोला था, बैकवर्ड क्लास। इनके लिए क्या करेंगे हम, कोई ना कोई इनकी सुरक्षा के लिए रक्षा उपाय करेंगे। इनकी सुरक्षा के लिए हम क्या करेंगे, कोई ना कोई इनको बचाने के लिए रक्षा उपाय करेंगे। क्लियर है। और आप सभी जानते हो देश की यूनिटी के लिए कुछ ना कुछ भैया स्थायित्व प्रदान करेंगे। और इन्होंने बोला था मोटा मोटा, हमारी जो भारत की प्राचीन सभ्यता है इसको उचित स्थान दिलाएंगे। इन्होंने वर्ल्ड पीस की भी बात करी थी, इसके अंतर्गत वर्ल्ड पीस की भी बात करी थी। और इन्होंने ह्यूमन वेलफेयर, भैया ये जो आपके कल्याणकारी है, यूँ बोल लीजिए कि एथिकल जो वैल्यूज थी उनको भी इसमें पुट किया गया। समझ गए। और यही उद्देश्य प्रस्ताव मेरे दोस्तों संविधान की प्रस्तावना का आधार बना था। चालू कर दो, कर दिया। और यही क्या बनी थी साहब, यही उद्देश्य प्रस्ताव आपका प्रियम्बल, आपकी प्रस्तावना का क्या बना था, आधार बना था। ठीक है ना। क्लियर। आपको मोटा मोटा ध्यान में रहना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि आपको असर्शन रीजनिंग में इस प्रकार का प्रश्न आ जाए तो आप उसको सॉल्व कर सके। देखिए संविधान सभा के हम और लेक्चर भी देखते हैं, या मैं आपको इसमें से फैक्ट बेस भी कराता और थोड़ा सा एलोबरेट वे में कराऊंगा तो उसमें 15 या 20 मिनट से ज़्यादा नहीं लगेंगे। लेकिन वो 15-20 मिनट आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझने में, और प्रश्नों को, अन्य प्रश्न जो कह सकते हैं कॉन्सेप्चुअल लेवल के आ जाए, कोई डायनेमिक नेचर का प्रश्न आ जाए तो उसको हल करना तुम्हारे लिए आसान हो सके। इसलिए भैया अगर 15-20 मिनट लेक्चर बड़ा भी हो जाए ना ये संविधान सभा का, तो उसको देख लेना टिक के। चलो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें से भी एक प्रश्न टपकता है टपकता है। तो ये भी जो टिडबिट्स बड़ी अच्छी सी हैं, ये भी मैं कहाँ से लेके आया हूँ आपके लिए, ये भी हमारे जो प्रदीप जी बोराड़ साहब हैं, IAS अधिकारी हैं, उनके द्वारा संकलित किए गए ये डेटाज हैं। इनको देखना, इन्होंने बड़ा अच्छा ये दे रखा था। और एक ना एक प्रश्न कहीं ना कहीं एग्जाम में इन कमिटीज के बारे में जरूर आता है। जैसे क्या है साहब, इतना बड़ा काम करना है संविधान का, तो हम क्या करते हैं, काम बांट देते हैं ना। जैसे शादी ब्याह होते हैं तो बोलते हैं भाई तू हलवाई का काम संभालना, तू बिजली वाले से बात करेगा, तू टेंट वाले से बात करेगा, तू भैया बाजार से सामान लाने के लिए काम करेगा। ऐसे सबके दायित्व बांट दिए जाते हैं। तो यहाँ भी क्या हुआ था, यहाँ भी दायित्व बांट दिए गए। और किस रूप में बांट दिए गए, सबको उनकी एक कमेटी बना दी कि साहब ये कमेटी ये काम करेगी, ये कमेटी ये काम करेगी, और अपनी सारी फाइंडिंग को लाके संविधान सभा में रख देगी। और हम जो सदस्य चुन के आए इन पर चर्चा करेंगे कि साहब हमारे देश के लिए कितनी जरूरी और कितनी बढ़िया है। क्लियर। भाई गायब कर दो। देखो साहब किस प्रकार से प्रश्न बनेंगे ये मैं आपको बता देता हूँ। आपसे पूछा जाएगा ये जो कमेटीज के नेम है, ये बताओ ये जो कमेटियां हैं ये किसने हेडेड करी थी। देखो जवाहरलाल नेहरू से इसका ध्यान कर लेना। जवाहरलाल नेहरू तो क्या थे भैया, पूरे यूनियन के माई बाप बने बैठे थे ना। तो संघ जहां आ गया सामान्यतः वो जवाहरलाल नेहरू से संबंधित कमेटी रहेंगी। जैसे संघ शक्ति, संघीय संविधान, ये ध्यान रखना। दो तो आपको ध्यान आ जाएगी। राज्यों के बीच में आपस में कोई समझौता हो तो नेहरू जी क्या कहते थे, साहब मैं ही बॉस हूँ, फालतू बकवास नहीं। एक राज्यों का काम संभाल लो, दो राज्यों का काम तो मैं ही संभालूंगा। ठीक है। प्रारूप संविधान की जांच के लिए एक विशेष समिति भी इन्हीं के अंतर्गत थी। अब देखो क्या है, बॉस लोग थे भाई ये, देश को स्टार्टिंग में इन्होंने जिस दिशा में डाला। देखो मैं तो पर्टिकुलर बुरा मत मानना दोस्तों, मैं तो इनका फैन हूं नहीं। अब ठीक है जैसी भी व्यवस्था रही मतलब कहने का तात्पर्य है कि जो संविधान की जांच के लिए भी जो विशेष समिति बनी थी, क्यों कह रहा हूं मैं, क्योंकि बॉसगिरी तो करनी थी। बोला कि तुम ड्राफ्ट ड्राफ्ट बना दो, अम्बेडकर बना दो, कोई भी बना दो, KM मुंशी बना दो, कोई बना दो, ये ड्राफ्ट फाइनली तो भैया चेक कौन करेगा, मैं ही करूंगा। समझ गए। तो ये समिति किसके अंडर में थी, जवाहरलाल नेहरू जी की थी। फिर आगे साहब एक ग्रेट व्यक्ति पटेल जिनने हमारे देश को संभाल लिया। और इस देश को जो आप एक स्वरूप में देखते हैं वो इसी महान पुरुष की देन है। इनके अंतर्गत कौन कौन सी थी, प्रांतीय संविधान, मूल अधिकार, अल्पसंख्यक एवं जनजातियों तथा बहिष्कृत क्षेत्रों के लिए सलाहकार समिति बनाई। इंपॉर्टेंट, इस समिति के अंतर्गत 5 उप समितियां थी। बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना। जितनी भी समितियां उनमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट में इन 5 उप समितियों को मानता हूं,
क्योंकि एग्जामिनर जो अब जाएगा ना भैया यहीं पर जाएगा। बाकी जो मेन मेन समितियां हैं उनको सामान्यतः एग्जामिनर दे चुका होता है, और वो देता भी है ना तो वो जानता है कि भैया इसको तो पकड़ लेगा। एवरेज से ऊपर का विद्यार्थी अब जानता है इस कमेटी के बारे में कि प्रश्न उठते हैं, तो कहाँ जाएगा वो, इनमें जाएगा। ध्यान करना, मौलिक अधिकारों पर जेबी कृपलानी उप समिति। अब देखो क्या ध्यान करना, अगर प्रश्न आ जाए केवल मूल अधिकार लिखा हुआ, क्या केवल मूल अधिकार लिखा हुआ, और इस समिति का कौन अध्यक्ष थे, पटेल साहब थे। लेकिन अब यदि आ जाए उप समिति किसकी, मौलिक अधिकारों को, उसको किसने हेडेड किया था, जेबी कृपलानी जी ने हेडेड किया था। मैं आपके लिए थोड़ा इसको और बड़ा कर देता हूं। दूसरा, अल्पसंख्यकों के लिए आ जाए केवल, तो पटेल ने किया था। लेकिन अल्पसंख्यकों की उप समिति के बारे में आपसे पूछा जाए तो किसने भैया अध्यक्षता करी थी, H.C. मुखर्जी साहब ने करी थी। उत्तर पूर्वी सीमांत जनजाति क्षेत्र, असम व अन्य छोड़े गए क्षेत्र के लिए गोपीनाथ बरदोई, वहां के गोपीनाथ बरदोई जी का नाम भी सीमांत मतलब पूर्वी उत्तर पूर्वी सीमांत जनजाति के लिए उत्थान के रूप में देखा जाता है। सोशल वेलफेयर बहुत किया है इन्हें, गोपीनाथ बरदोई। अगला, असम के छोड़े गए क्षेत्रों के लिए A.V. ठक्कर साहब, और उत्तर पश्चिम फ्रंटियर, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर, देखो ये बेचारे जो खान अब्दुल गफ्फार खान थे ना, इनके साथ तो ऐसी चोट करी है कांग्रेस ने, पूछो। ये अकेला आदमी डटा हुआ था कि भैया ये जो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर का एक आदमी नहीं जाना चाहता था पाकिस्तान के साथ में, और इसने जो काम किया धरा सब एक सेकंड में लात मार दी साहब। अंत तक बहुत दुखदाई रहे, और इन्हीं का कारण से देखो, अगर इनको मिला लेते, खान अब्दुल गफ्फार खान की बात मान लेते, तो आज ये स्थिति भारत की नहीं होती, ये मेरा मानना है। चलें आगे। मैंने आपसे क्या कहा, ये भैया उप समिति के लिए 3 तारे और लगा दिए, इनको अच्छे से कर लेना। अब आगे से हमारे राजेंद्र प्रसाद जी, राजेंद्र प्रसाद के अंतर्गत कौन कौन सी थी, हमारे देश के राष्ट्रपति थे, तो एक तो ध्वज लेके चल रहे थे। अब राष्ट्रपति हैं तो भैया संचालन ठीक से करवा दो, नियम कायदे भैया दिखवा लो, और हमें तनख्वाह उनका देनी है, तुम IAS अधिकारी बन जाओगे तो भैया तुम्हारे कागज पे साइन यही करेंगे प्रेसिडेंट साहब ही, तो कर्मचारी और तुम्हें तनख्वाह उनका भी वहीं से आएगी, मान के चलो। कौन, राष्ट्रपति के द्वारा दी जाएगी। ये भी चारों इंपॉर्टेंट समिति, इनको भी अच्छे से कर लेना। संविधान सभा के कार्यों के लिए समिति कौन सी, JV मावलंकर साहब की थी। स्पष्ट। कार्यों का संचालन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट थी, बिजनेस को कैसे ऑपरेट करना है, संविधान सभा की कब कब बैठक करनी है, किस प्रकार से कौन सा विषय लेना है, ये सारी बातें किसके अंतर्गत आएगी, कार्य संचालन के अंतर्गत आएगी। और इसको किसने एडिट किया था, KM मुंशी। देखो हमने तो ऐसे याद किया था, ये जो मुंशी जी होता है ना, आप देखते हैं मुंशी जी किसी भी काम धंधे सेठ जी के सारी चीजों का संचालन करता है, ऑपरेट अपने पास रखता है, तो ये वही मुंशी है, कार्य संचालन। पट्टा भी सीतारामैया साहब, सदन की समिति जो बनी थी और मुख्य आयुक्त प्रांत के बने थे, उनके ऊपर जो समिति बनी थी पट्टा भी सीतारामैया द्वारा बनाई गई थी। प्रेस दीर्घा उषानाथ सेन, और ये क्रेडेंशियल समिति थी पंडित कृष्ण स्वामी अय्यर। देखो ये जो अजीब अजीब से नाम है ना, जिन्होंने कहीं नहीं सुने, इनको अच्छे से देख लेना, उषानाथ सेन और A कृष्ण स्वामी अय्यर साहब। अन्य समितियां जिसमें SK डार की जो भाषाई प्रांत आयोग था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये संविधान सभा के सदस्य नहीं थे, आपसे पूछा जा सकता है SK डार प्रांतीय भाषाई प्रांत आयोग की समिति की अध्यक्षता किसने करी, और अगले में रीजनिंग में आपसे पूछा जा सकता है कि संविधान सभा के SK डार सदस्य थे, तो क्या करेंगे, रीजन गलत हो जाएगा भैया, संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। S वरदाचारी, सर्वोच्च न्यायालय के लिए समिति बनाई थी, और ये जो वरदाचारी थे ये भी संविधान सभा के सदस्य नहीं थे, और जो सिटीजनशिप पे एक तदर्थ समिति बनी थी उसको भी हेडेड वरदाचारी जी ने किए थे। दोनों इंपॉर्टेंट समिति, ध्यान रखना। नलिनी रंजन सरकार, संघीय संविधान के वित्तीय प्रावधानों संबंधी समिति थी, और यह भी संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। क्लियर है साहब। बहुत इंपॉर्टेंट समितियां जो मैंने आपको अलग से बताई हैं, देखो मेन आपको सबको मालूम होती हैं, लेकिन जो अन्य समितियां मैंने आपको बताई हैं और ये जो उप समिति मैंने आपको बताई, इनको भी अच्छे से कर लेना। ये और देख लो साहब, मौलाना आजाद ने संविधान सभा में वयस्क मताधिकार को 15 वर्ष के लिए स्थगित करने की बात कही थी, परंतु राजेंद्र प्रसाद ने कहा कि साहब नहीं, और राजेंद्र जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि साहब नहीं, ये चलने दो।
अब प्रेशर था लेकिन इसलिए चलने दिया, नहीं तो इनका बस चलता। अगर राजेंद्र प्रसाद जी नहीं होते तो जवाहरलाल नेहरू तो ये भी मान लेते। ये देखना चाहो तो आप देख लेना, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का, इनके बारे में बड़ी अच्छी इंफॉर्मेशन दे रखी है। अब जैसे वर्कर्स एंड पीजेंट्स पार्टी के बारे में एक प्रश्न आया था, ठीक है ना, कि इसकी स्थापना किसने करी थी, ये आप दे सकते हो। और पीजेंट्स एंड वर्कर्स पार्टी ऑफ इंडिया की स्थापना महाराष्ट्र में की गई थी। ऐसे ही समता सैनिक दल, इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी और ये मिड्यूल्स कॉस्ट फेडरेशन की स्थापना भीमराव अम्बेडकर जी द्वारा की गई थी। ये इंपॉर्टेंट है, ये जो संगठन बने ये इंपॉर्टेंट है, इनको अवश्य देख लेना। वीडियो चालू करो। हम्म, चलो साहब, समिति बन गई। अब जब समितियां बनी तो हम कहाँ पहुंच गए, 1947 तक पहुंच गए। तो 1947 में क्या हुआ, एक्ट आ गया था, कौन सा, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट आया 1947। और जैसे ही ये कानून आया तो कई सारे परिवर्तन हो गए थे। पहला परिवर्तन तो क्या हुआ, जो संविधान सभा थी ये पूर्ण रूप से सॉवरेन हो गई, संप्रभु से युक्त हो गई। इसका तात्पर्य है भैया कि अब जो ब्रिटिश संसद के द्वारा लिए गए कोई भी निर्णयों का भारत पर अब कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। भारत उसको मानने के लिए उत्तरदायी नहीं था, सबसे इंपॉर्टेंट बात। दूसरी, सदस्य संख्या कितनी रह गई, सदस्य संख्या जो 389 स्टार्टिंग में थी अब 299 रह गई। और क्यों रह गई आप सभी जानते हो भैया, पाकिस्तान बन गया, तो पाकिस्तान का हिस्सा कम होने से वहां के सदस्य संख्या की हमने माइनस कर दिया। तीसरा और फोरमोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको आपको समझना बहुत आवश्यक है। देखो, ये जो संविधान सभा थी ना, इसका काम तो क्या था, संविधान का निर्माण करना, ठीक है। लेकिन ये संविधान सभा स्वतंत्र भारत की पहली संसद अर्थात विधायिका भी थी। बोले सर आप ये क्या कह रहे हो, मैंने बिल्कुल सही कह रहा हूँ साहब। ये जितने भी हमने निर्वाचित प्रतिनिधि या नॉमिनेटेड प्रतिनिधि भेजे थे, इनका एक काम तो ये था कि भैया हमारे देश के लिए नियम कायदे तय करो। दूसरा इनका काम ये भी था कि साहब अभी देखो कोई सरकार तो गठन हुई नहीं, कोई इलेक्शन हुए नहीं, तो क्या करेंगे। तो इन्होंने बोला भैया यही जो संविधान सभा है ये विधायिका का भी काम करेगी। तो संविधान सभा के मेंबर दो रोल कर रहे थे। एक रोल तो कर रहे थे, ये जो कमिटीज अपनी अपनी कमिटीज नियम कायदे लेके आती थी, और इनका जो भी सेंट्रल हॉल था उसमें बहस हुआ करती थी जबरदस्त कि साहब ये ऐसे ये ऐसे। संविधान सभा के निर्माण के लिए जो बहस हुआ करती थी, कंसेंसस बनाया जाया करता था। तो एक काम तो ये था। दूसरा काम क्या था, अब देश भी तो चलाना है भैया, देश चलाने के लिए हमें एक शासन व्यवस्था की आवश्यकता होती है, कानून तो बनाने ही पड़ेंगे। अब जब तक संविधान बनेगा तब तक देश कैसा चलेगा, तो इसी संविधान सभा को हमने जाके संसद में बिठा दिया, मतलब एमपी एमएलए के रूप में हमने विधायिका में बिठा दिया और बोला कि साहब तय करो, ठीक है ना, आप कानून यहाँ बनाइए और संविधान सभा के बारे में बैठक कीजिए, वो अलग कीजिए। तो क्या होती थी, दो बैठकें हुआ करती थी और इन दोनों के दो अलग अलग अध्यक्ष थे। इंपॉर्टेंट बात, स्वतंत्र भारत की पहली संसद अर्थात विधायिका संविधान सभा ही थी। अब देखो दो बैठक होती थी तो दोनों बैठक के अध्यक्ष तो अलग होते होंगे। पहली बैठक जो आप कहते हैं संविधान सभा की जो बैठक होती थी, इसको एडिट कौन करता था, इसकी अध्यक्षता हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी करते थे, ठीक है। और ऐसी ही दूसरी बैठक हुआ करती थी किसकी, विधायिका के तौर पर इनकी, इंपॉर्टेंट है, ठीक है मेरे दोस्तों। विधायिका के तौर पर जीवी मावलंकर, क्या, जीवी मावलंकर अध्यक्षता करते थे, ठीक है। और विधायिका के तौर पर ध्यान रखना, नवंबर 1947 से लेके 24 जनवरी 1950 तक जो विधायिका की अध्यक्षता करी थी वो मावलंकर साहब ने करी थी। किसने करी थी, जीवी मावलंकर साहब ने करी थी। क्लियर, आइए सब अब आगे चलते हैं। अब देखो इतनी सारी बात हो गई, अब ये जो वाद विवाद चल रहे हैं, ये जो ड्राफ्ट बनाया है इसको स्वीकृति दिलवा देते हैं, संविधान बनने की दिशा में आगे बढ़ते हैं। डिसीजन ऑफ ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन एंड इज फाइनल एक्सेप्टेंस, मतलब कि अब जो बातचीत कर रहे थे, ठीक है ना, जो बहसबाजी कर रहे थे, एक बार उसको भी समझ लो। आपने अब बेसिक क्राइटेरिया सारा समझ लिया, अब इसको और समझ लोगे ना उसके बाद सारे फंडे क्लियर हैं सब। संविधान सभा गठन हुआ कैसे, ये संविधान बना कैसे,
उसके पीछे क्या क्या क्रम रहा, उसमें उसमें आपकी सुपरमैसी हो जाएगी। देखो साहब, कुछ डेटा मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, उनको ध्यान करना। 21 फरवरी 1948 को पहला ड्राफ्ट बना। क्या? पहला ड्राफ्ट बना, मतलब कि ये जो तारीख बताई मैंने 21 फरवरी 1948 को, सबने मिलजुल के एक प्रारूप बनाया। जब ड्राफ्ट बनाते ना, कि शादी का कार्ड बनाते हैं तो उससे पहले बोलते हैं कच्चा कच्चा बना लो भाई, ड्राफ्टिंग तो करो, जो ठीक करना होगा उसमें कर लेंगे। तो ये संविधान सभा की ड्राफ्टिंग हुई, और पहली ड्राफ्टिंग कब हुई थी? 21 फरवरी 1948 को। और इसके ठीक 8 माह बाद, इसके ठीक 8 माह बाद, बच्चा होता है 9 महीने में, हमने ठीक 8 माह बाद फरवरी और अक्टूबर 1948 में इसका क्या किया? पहला वाचन किया। फर्स्ट वाचन मतलब फर्स्ट रीडिंग करी। ड्राफ्ट को पढ़ा सबने अच्छे से, सबके पास पहुंच के बोला भैया चेक करो चेक करो। उसके बाद क्या हुई? इसकी पहली रीडिंग हुई, जिसको बोलते हैं फर्स्ट वाचन हुई। क्लियर? और ये जो फर्स्ट वाचन चली है आपकी 4 नवंबर 1948 से लेके 9 नवंबर 1948 तक चली। कितने दिन चली? 5 दिन चली। 8 माह पहले कर लिया। 8 माह के बाद क्या हुआ भैया? अक्टूबर 1948 में इन्होंने इस पे वाचन किया, मतलब फर्स्ट वाचन स्टार्ट हुआ, और 4 नवंबर से लेके 9 नवंबर तक 5 दिन तक इसके बारे में चर्चाएं चलती रही। क्लियर? अच्छा, इसके बाद ये तो हो गया आपका फर्स्ट वाचन। फिर भैया दोबारा भी हुआ। देखो ये जो वाचन हो रहा है ना, पहला वाचन और दूसरा वाचन, ये जो ड्राफ्ट बनाया था ना 8 माह बाद अक्टूबर 1948 में, और ये फर्स्ट वाचन आपका स्टार्ट हुआ था 4 नवंबर से लेकर 9 नवंबर तक। इसमें क्या किया था? इस ड्राफ्ट को संशोधित रूप इसमें दिखाया गया था ना, जो जो चेंजेस हुए थे ना, उसी का हमेशा वाचन होता है। इसी प्रकार से क्या हुआ, जब सेकंड वाचन हुआ तो जो भैया हमने 4 नवंबर 1948 से लेके 9 नवंबर 1948 तक जो वाचन किया था, उसके बाद फिर हमने कुछ और संशोधन किए, और उस संशोधित रूप का सेकंड वाचन हुआ। और सेकंड वाचन हुआ आपका सब 15 नवंबर से लेके 1948 से लेके 17 अक्टूबर 1949 तक। देखो, पहली बार जो हुआ ना, उसके बाद फिर यहाँ पर इन्होंने जोर लगाना स्टार्ट कर दिया। यदि आपके पास प्रश्न आ जाए कि भैया सबसे लंबा समय संविधान के वाचन में कौन सा था, पहला दूसरा तीसरा, तो बोलना साहब सेकंड जो रीडिंग हुई थी, सेकंड वाचन हुआ था वो था। और ये करीबन कितना था? 10 और 1 11 महीने तक लगातार वाचन चला था। 15 नवंबर 1948 को चालू हुआ, और 17 अक्टूबर 1949 तक ये चलता रहा। ठीक है? ठीक सर। इसके बाद हुआ और संशोधन, और उसके बाद हुआ आपका थर्ड वाचन, जिसको हम बोलते हैं तीसरा वाचन। और तीसरा वाचन कब हुआ? 14 नवंबर 1949, ध्यान रखो 49, ध्यान रखो आने वाला है समय। और 26 नवंबर 1949 तक ये तीसरा वाचन हुआ। क्लियर? और इस तीसरे वाचन में भी अभी आप देखेंगे संविधान का जो ड्राफ्ट था, उस पे मतलब सबने बोल दिया साहब ये हमने चेंजेस कर दिए, सब मिल लिए, सबने खूब अनुच्छेदों सब पे बातचीत कर ली, खूब लड़ाई झगड़ा, खूब आपस में बहसबाजी होके तय कर दिया, कंसेंसस बना दिया। ठीक है? और जब लास्ट में कंसेंसस बन गया, वह तारीख थी जो 26 नवंबर था। इसी 26 नवंबर को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद व अन्य सदस्यों ने क्या किए? हस्ताक्षर कर दिए इसी ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन पर। क्लियर? 26 नवंबर को ही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद प्लस अन्य जितने भी मेंबर्स थे, उन्होंने इस पे क्या कर दिया साहब? साइन कर दिया। अच्छा, एक फैक्ट है, वैसे बहुत मुश्किल ही आता है, फिर भी 299 जो सदस्य थे, उसमें से 284 सदस्यों ने साइन किए थे, बाकी बीमार होंगे, इधर उधर होंगे, आपको इतना दिमाग नहीं लगाना। और इस तरह से स्वतंत्र भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हो गया था। क्लियर? अच्छा, अब ये जो संविधान तैयार हुआ था, ड्राफ्ट तैयार हुआ था, अब इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ध्यान रखना, तैयार होते ही क्या ये लागू हो गया था क्या? देखो, तैयार होते ही लागू नहीं हुआ था, दो पार्टों में लागू हुआ था। पहला, जैसे ड्राफ्ट पर आपने सिग्नेटरी करी, तो सिग्नेटरी करते ही क्या हो गया? सिग्नेटरी करते ही इसके कुछ कानून, कुछ अनुच्छेद तुरंत लागू कर दिए गए। और वो चार कौन कौन से थे? पहला, पहला कि सब सबसे पहले नागरिकता दो, कि कौन नागरिक होगा, तो पहला ही इन्होंने कर दिया नागरिकता को लागू। दूसरा, यह जो अंतरिम सरकार चल रही है, इसको लागू कराया, मतलब कानूनन इसको वैध करवाया। तीसरा,
चुनाव जो लेंगे उसके लिए उन्होंने बात करी। चौथा, संविधान के कुछ अस्थायी प्रावधान बनाए गए, संविधान के अस्थायी प्रावधान तय किए गए। यह 26 जनवरी, सॉरी माफ करना, 26 नवंबर 1949 को ही क्या करती साहब, ये 4 व्यवस्थाओं को लागू कर दिया गया था। और बाकी बची हुई सभी व्यवस्थाओं को हमने कब लागू किया था? शेष संविधान की जो बची हुई व्यवस्थाओं थी उनको हमने 26 जनवरी 1950 को लागू कर दिया। क्लियर? तो मतलब 2 चरणों में हुआ भैया लागू। जैसे ड्राफ्ट पे सबने सिग्नेटरी कर दी तो 26 नवंबर को हमने 4 व्यवस्थाओं को लागू कर दिया। पहली नागरिकता, दूसरी अंतरिम सरकार, तीसरा चुनाव, चौथा संविधान के जो अस्थायी प्रावधान थे उनको लागू कर दिया। और जो शेष थे वह हमने 26 जनवरी 1950 को लागू कर दिया। क्लियर? अब देखो ये जो 26 जनवरी को ही हमने लागू क्यों किया, कई बार ये भी दिमाग में आता है। याद करो भैया 26 जनवरी 1930 का समय, लाहौर अधिवेशन की जो बात हुई थी दिसंबर में, उसके बाद हमने पूर्ण स्वराज्य दिवस तय किया था। पूर्ण स्वराज्य दिवस तय किया गया था और नेहरू जी के पिताजी ने बोला था, तो इसलिए भैया इन्होंने बोला कि 26 जनवरी को ही करवाओ। क्या? 26 जनवरी को लागू करवाओ। इसीलिए 26 जनवरी 1950 को हम क्या शेष संविधान को लागू किया था। और 26 जनवरी को हम इसलिए क्या बनाते हैं? रिपब्लिक डे बनाते हैं। क्या बनाते हैं? रिपब्लिक डे बनाते हैं, इंडिपेंडेंस डे नहीं बनाते। क्लियर? और दोस्तों देखो मोटी मोटी कुछ बातें हैं उनको भी देख लो। 2 वर्ष 11 माह 8 दिन हमें लगे थे ये इतना सुंदर बड़ा लिखित संविधान बनाने में। 64 लाख रुपए का खर्चा हुआ था। बस इतना ही, सही ध्यान कर लो। अब कुछ 3 इंपॉर्टेंट बात मैं आपके साथ शेयर करूंगा, उनको भी विशेष ध्यान। देखो हमारा देश आजाद हुआ तो आजाद होते ही जो 47 में अभी संविधान सभा की जो कामकाज चल रहे थे, तो भैया कोई तो प्रतीक होना चाहिए देश का। तो संविधान जैसे ही हम आजाद हुए तो हमने एक ध्वज हमने तय किया हमारे भारत का। और ध्वज तय कब किया था? 22 जुलाई 1947। देखो मैं इसलिए बता रहा हूँ 1947 में आपको याद रहे कि जैसे आजादी से पहले भैया हमें तो कोई ध्वज चाहिए ना, 15 अगस्त को फहराओगे क्या? तो 22 जुलाई 1947 को हमने राष्ट्र ध्वज को मान्यता दी। ये डेट भी ध्यान रखना भाई, आ जाती है ये। क्लियर? अब 2 चीजें भी आपको ध्यान में आनी चाहिए। एक तो रह गया साहब राष्ट्रगान और एक रह गया हमारा राष्ट्रगीत। ये कब हुए थे इनको भी देख लो। 24 जनवरी 1950 को हमने राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत भी तय कर दिया। अरे भैया 26 जनवरी बनाओगे तो राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत तो गाओगे ना, तो इसलिए हमने कब तय किया। इसलिए बोल रहा हूँ दोस्तों, कई बार के ऑप्शन दे देते हैं। 1947 में हमने राष्ट्रगान या राष्ट्रगीत तय किया, तब आप ध्यान कर लेना भैया। जैसे ही हमारे 22 जुलाई 1947 को बात हुई कि भैया 15 अगस्त को झंडा फहराना है, तो झंडा फहराना है तो हमने जस्ट 22 जुलाई को ही तय कर दिया कि भैया ये हमारी राष्ट्रीय ध्वज के मान्यता दे दी है, ये हमारा राष्ट्रीय ध्वज है। इसी तरीके राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत का रहा। 26 जनवरी बनाने के लिए भैया कुछ तो राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत चाहिए, तो इन्होंने फिर 24 जनवरी को उसको मान्यता दे दी। और राष्ट्रगान कौन सा भैया अपना, राष्ट्रगीत कौन सा है? राष्ट्रगान हमारा जनगण मन है और राष्ट्रगीत हमारा वंदे मातरम। ठीक है, चलें आगे। इसमें एक और डेट याद रखना, आपकी डेट है मई 1949 में हमने कॉमनवेल्थ जो था, कॉमनवेल्थ की हम सदस्यता भी हमने ग्रहण कर ली थी। वैसे कॉमनवेल्थ कंट्रीज वो सारी वही कंट्री हैं जो ब्रिटेन ने अपने आधिपत्य में औपनिवेशिक शासन में जिन जिन देशों के अपने अंतर्गत ले रखा था, वही सारे आपके कॉमनवेल्थ कंट्रीज के अंतर्गत आते हैं। क्लियर? यहाँ तक कहानी क्लियर हो गई। देखो साहब अब इसमें कुछ चीजें हैं वो और देखना चाहो तो आप देख लो। बेसिकली ये हमारे
यूपीएससी के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही, फिर मैं कहता हूँ आजकल परीक्षाओं को कुछ पता नहीं, तो ये बात और देख लो, कुछ इंपॉर्टेंट बड़े प्यारे कॉन्सेप्ट्स हैं उनको भी देखते चलो। एक आर्टिकल आता है 395, ये भी इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ आपके साथ जो शेयर कर रहा हूँ। इस आर्टिकल के अंतर्गत जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो कुछ एक्ट हमने हटा दिए और कुछ एक्ट को हमने चालू रखा। इनमें से प्रमुख रूप से 3 एक्टों की मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। पहला, ये जो आपका इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट है 1947 का, एक तो हमने इसको खत्म कर दिया। किस आर्टिकल के अंतर्गत? आर्टिकल 395 के अंतर्गत। दूसरा, भारतीय शासन अधिनियम, कौन सा वाला? 1935 वाला, हमने इसको भी समाप्त कर दिया। तीसरा, एबॉलिशन ऑफ प्रिंसली काउंसिल ज्यूरिसडिक्शन एक्ट 1949, इसको हमने कैंसिल नहीं किया। ध्यान रखना, आपसे कई बार पूछ दिया जाता है भैया कि जो क्या ये 1935 एक्ट और जो इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 है, ये किस अनुच्छेद के अंतर्गत, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत इनको समाप्त किया? तो वो कौन सा था? अनुच्छेद 395 के अंतर्गत। और हमने जो एबोलिशन ऑफ प्रिंसली काउंसिल ज्यूरिसडिक्शन एक्ट है, इसको हमने समाप्त नहीं किया था। और ये जो आर्टिकल, 2 आर्टिकल और देख लो, आर्टिकल 393 और आर्टिकल 394, इनको भैया अपने एक बार जो आपके पास आर्टिकल के लिए कोई डिक्लोट एडिशन हो, वो बेयर एक्ट हो, उसमें जरूर देखना। देखो, 9 आर्टिकल 393 के अंतर्गत आपके दिमाग में ये बात जरूर आनी चाहिए थी, ये जो मैंने पहले आपको बताया था कि भैया 2 पार्ट में हमारे संविधान को लागू किया गया था। एक तो लागू किया था जब हमने 26 जनवरी 1949 को सबने ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन में साइन किए, और उस शेष संविधान हमने लागू किया था 26 जनवरी 1950 को। तो ये कैसे हुआ? ये भैया इसी आर्टिकल के अंतर्गत किया गया था। आर्टिकल 393 के अंतर्गत आई थिंक 16 आर्टिकल थे जिनको लागू कर दिया गया था, और जो शेष जो बचा था उसको आपने 26 जनवरी 1950 को लागू किया था। वह आर्टिकल कौन सा था? 394 था। ठीक है, देखो दोस्तों, करीब करीब इसके आसपास के जितने भी मेन एस्पेक्ट्स हैं उनको कवर करने का पूरा प्रयास किया है। संविधान सभा के अंतर्गत जितने भी मेन मेन गूढ़ प्रश्न बनते हैं वो सभी हमने ले लिए, और मेरा प्रयास रहा है कि सबको जोड़ते हुए, कंसंट्रेशन लेते हुए आपको मैं बताऊं, इंटीग्रेटेड वे में आपको इसके बारे में चर्चा करिए। अब इसके बाद कुछ पार्ट बड़े इंपॉर्टेंट रह जाते हैं, उनके लिए आप ऐप पर आ जाना। इसका मैं आपको एक पॉडकास्ट बना के दे दूंगा कि बेसिकली उस समय क्या समस्याएं थी, वो मेंस के लिए हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। और मैं तो कहता हूँ प्री के विद्यार्थी भी उस पॉडकास्ट को अवश्य सुन लेना। कारण है उसके पीछे कि भैया एक बार वो चीज समझ लोगे ना, तुम्हारे दिमाग में बहुत सारी पिक्चर क्लियर हो जाएगी संविधान सभा के अंतर्गत। इन फैक्ट्स को तुम्हें याद करना, मतलब याद नहीं, रटना नहीं पड़ेगा, याद हो जाएंगे आपको। जैसे कि संविधान सभा बना तो उस समय क्या क्या कठिनाइयां थी, क्या हमारे पास समस्याएं उस समय थी, या जो विभाजन की समस्याएं थी उनके क्या एस्पेक्ट्स थे। संविधान सभा में जो आप बोलते हैं कि आंशिक रूप से निर्वाचित, आंशिक रूप से नामांकित थी, तो उसके क्या क्या पहलू निकल के आए थे। जितने भी एस्पेक्ट्स हैं वो मैं पॉडकास्ट में आपसे डिस्कस कर लूंगा, तो आप उसको कभी भी सुन सकते हैं। परसों वो डल जाएगी, मतलब कि कहने का तात्पर्य है कि आज ये जो लेक्चर डलेगा, मतलब जब भी ये आपको मिलेगा, इसका ठीक एक दिन पश्चात आपको वो पॉडकास्ट ऐप पर मिल जाएगा। चलिए आज का ये सेशन समाप्त करते हैं। संविधान सभा का गठन था, और आगे इसी क्रम को, पॉलिटी को जारी रखेंगे। और मेरा प्रयास यही रहेगा कि मैं आपको एक बार ही ऐसी पॉलिटी करवा दूं कि बाद में आपको कहीं और देखने की आवश्यकता नहीं पड़े। क्लियर? मन में कोई भी शंका हो तो कमेंट्स कर सकते हो, और ये नंबर मेरा इसमें आ ही रहा है, 8619059759 व्हाट्सएप नंबर है। कभी भी इसमें मैसेज छोड़ देना, इस पर मैं आपको उसका रिवर्ट बैक कर दूंगा। चलिए, धन्यवाद।